क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए अभी तक बेटा चैप्टर में क्या क्या देखा हमने। आपको पहले तो मुझे एक बात बताओ कि आपको चैप्टर कठिन तो नहीं लग रहा? आपको जितना अभी तक पढ़ा आपको समझ में आया कि नहीं आया बराबर बेटा के? और मैं क्लियर कर दूं आपको कि इस चैप्टर को हम साइकोलॉजिकली ऐसा मानकर चलते हैं कि ये बड़ा कठिन है तो प्रॉब्लम होती है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में हम डीएनए आरएनए के राज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जीन होते क्या है, किस प्रकार से जो है वो अपनी सूचनाओं को फ्लो करते हैं, कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, उसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? मतलब यह है कि हम एक जो राज छिपा हुआ है डीएनए के अंदर उसको जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो बोर तो यह हो नहीं सकता है ना? ठीक है, तो हर वो चीज देखो, यदि कोई चीज बहुत ज्यादा कठिन लगती है इसका मतलब यह है कि आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस द थिंग प्रॉपरली, मैं आपको प्रॉपरली नहीं समझा पा रहा हूं। ठीक है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चों को चैप्टर जो है वो अच्छे समझ में आए, बल्कि ये चैप्टर आपका सबसे फेवरेट चैप्टर में से एक होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो चलो बताओ फटाफट, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने जिनके आपको आंसर करना है। आप बताइए मुझे उस एंजाइम का नाम बताइए। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्व इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए प्रोसेसिंग। अब आप बोलोगे सर क्या पूछ रहे हो ये आपके, मैं पहले ये वर्ड यूज कर चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। आपको बताना है उस एंजाइम का नाम बताना है जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। मतलब आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब आरएनए बनता है उसकी वो प्रोसेसिंग करता है। तो आपको एंजाइम का नाम बताना है कि वो कौन सा एंजाइम है जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए प्रोसेसिंग करता है। छोटा सा मैं आपको हिंट दूंगा बेटा कि ये क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है उसमें से इंट्रॉन पोर्शन को काटकर अलग कर देता है और एक्सॉन पोर्शन को आपस में जोड़ देता है। तो उस एंजाइम का नाम आपको बताना है। टेल मी द नेम ऑफ द एंजाइम जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। एंड व्हाट इज द यूनिक फीचर, व्हाट इज यूनिक इन दैट एंजाइम, के उस एंजाइम में यूनिक बात क्या होती है, व्हाट इज यूनिक इन दैट एंजाइम। के क्लियर? तो केमिकल लेवल पे बताना है कि उस एंजाइम में खास बात क्या है। तो क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुन लीजिए, गलती मत करना और एक पतली कॉपी बना के क्वेश्चन नोट कर लेना कि वो कौन सा एंजाइम है जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए प्रोसेसिंग में काम करता है और उस एंजाइम की यूनिक कैरेक्टर क्या है, क्या उसमें खास बात है। ठीक है, चलिए, है ना? तो हमारी कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। मतलब जिस परिकथा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं डीएनए आरएनए के बारे में, उस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था आरएनए वर्ल्ड के बारे में। हमने देखा था कि आरएनए वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, हमने देखा था कि क्यों डीएनए एक बेहतर जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की बात की हमने। एवरी मैक्लॉयड मैककॉर्टी ने जो है जीन की जैव रासायनिक प्रकृति को बतलाया, उन्होंने जीन के बायोकेमिकल नेचर को बतलाया। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए होता है। ठीक है, हर्सी और चेज ने बैक्टेरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। फ्रैंकेल कॉनरेड ने जो है वो टीएमवी एक्सपेरिमेंट करके बताया कि आरएनए भी कुछ वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, क्लियर? ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब कहानी कहां पे उलझी है बेटा, अब कहां पे हमें आगे बात करना है। अब हम आज बात करेंगे कि डीएनए अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो उसके पहले एक क्वेश्चन और है। हाँ भैया, मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे और आप क्वेश्चन आंसर देने से आप पीछे नहीं हट सकते हैं, आपको आंसर देना होगा। आपको पता है कि एक जमाने में जो है वो एकलव्य जो है, आप महाभारत में का एक किस्सा है कि एकलव्य जो है वो द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते थे और अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बन गए उठ के। यानी अर्जुन को तो द्रोणाचार्य खुद सिखाया करते थे, लेकिन एकलव्य जो है वो ऑनलाइन पढ़ा करते थे उठ के। ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ये है कि उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, उसके सामने वो अभ्यास करते थे कि कहीं गलती ना हो कुछ के। गुरुदेव देख रहे हैं, ऐसा उनको दिमाग में रहता था हमेशा के। तो एकलव्य जो है वो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गए थे। तो द्रोणाचार्य को जो है एकलव्य से
उनका दाहिना अंगूठा मांगना पड़ा, ताकि अर्जुन से बेहतर कोई धनुर्धर दुनिया पे ना रहे। ठीक है, मैं आपका कोई अंगूठा नहीं मांगूंगा के, ना मैं द्रोणाचार्य उनके। इतना मुझे मालूम है कि मेरा जो कमांडो है वो एकलव्य से बेहतर स्टूडेंट है, अर्जुन से बेहतर वो सीखेगा उनके, मुझे मालूम है। ठीक है, मैं द्रोणाचार्य हूं चाहे ना हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा स्टूडेंट जो है, मेरा कमांडो जो है वो अर्जुन जरूर है, ये मैं जानता हूं, वो एकलव्य है ये मैं जानता हूं। तो इसलिए जमकर प्रयास करते हैं, और मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं उसका उत्तर दीजिए। बताइए मेरे को आप कि व्हाट इज इको R1? इको R1 क्या है? व्हाट इज इको R1? इको R1 क्या चीज है? ठीक है, व्हाट इज दिस? ठीक है, व्हाट इज इको R1 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? ठीक, विच एंजाइम इज नोन एज केमिकल नाइफ? किस एंजाइम को हम केमिकल नाइफ कहते हैं हम? ठीक है, इको R1 क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, किस एंजाइम को हम केमिकल नाइफ कहते हैं, ये इन प्रश्नों के आप मुझे उत्तर करेंगे। क्लियर? चलिए, है ना। अब आज हम बात करेंगे कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, क्या डीएनए रेप्लिकेशन का तरीका क्या होता है। आज हम ये तरीके की बात करेंगे, फिर अपकमिंग लेक्चर में हम उसके प्रोसेस को, मैकेनिज्म को भी हम समझेंगे। अब हमें मालूम है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए, तो उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यह था कि न्यूक्लिक एसिड जो है, नाभिकीय अम्ल या जो जेनेटिक मटेरियल है दैट कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ, वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता हो। ठीक है, मतलब उसके पास पावर होना चाहिए अपनी कॉपी प्रोड्यूस करने के, एंड इट कैन प्रोड्यूस इट्स कॉपी, अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर सकता हो, वो अपने जैसी और प्रतिकृतियां बना सकता हो, अपने जैसी और मल्टीपल कॉपीज बना सकता हो, उसे बोलेंगे हम बेटा डुप्लीकेशन। और डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज एक्चुअली दी डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, एक डीएनए अपनी कॉपी तैयार कर देता है, इसे हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, और जो है वो एकदम कान खुले रखना, क्योंकि ये एग्जाम के एमसीक्यू में बेटा के डीएनए मॉलिक्यूल अपने खुद के निर्माण के लिए एक टेम्पलेट के समान, एक सांचे के समान व्यवहार करता है। डीएनए मॉलिक्यूल अपने खुद के को बनाने के लिए वो एक सांचे के समान, टेम्पलेट के समान व्यवहार करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल अपने खुद के निर्माण के लिए एक सांचे के समान व्यवहार करता है और अपने से डीएनए को तैयार करता है। प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, और इसे बोलते हैं हम ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं। कोई डीएनए से डीएनए बनना, इसलिए ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी कहा है इसको हमने। क्लियर? इसके अलावा डीएनए एमआरएनए के निर्माण के लिए भी सांचे के रूप में काम करता है। डीएनए से आरएनए जब बनता है, तो डीएनए भी आरएनए को बनाने के लिए, स्पेशली एमआरएनए को बनाने के लिए एक सांचे के समान व्यवहार करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं। इसे हम हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं, पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, और डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए का बनना क्या होता है बेटा? वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, सुनिएगा क्वेश्चन एग्जाम का, इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दोनों प्रक्रियाओं में डीएनए बिहेव्स लाइक ए टेम्पलेट। डीएनए एक सांचे के समान व्यवहार करता है। क्लियर? ठीक है, दूसरी बात, जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। एमआरएनए से प्रोटीन कहां पर बनेगा? राइबोसोम पर बनेगा। तो याद रखिए, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में डीएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में, मतलब प्रोटीन को बनाने की प्रक्रिया में, डीएनए डायरेक्टली सीधा टेम्पलेट के समान काम नहीं करता है, वहां पर आरएनए काम करता है। क्लियर? ठीक है, चलिए, अब कब होता है डीएनए का रेप्लिकेशन? कब होता है? अब इसके लिए मैंने आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बताया था, जब भी किसी सेल को डिवाइड करना होता है तो पहले वो अपने डीएनए कंटेंट को डबल करती है, अपने सारे कंपोजिशन को बढ़ाती है, डीएनए कंटेंट को डबल करती है। ठीक है, और माइटोसिस के पहले, म्यूसिस फर्स्ट के पहले आप देखेंगे कि आपको डीएनए कंटेंट सेल का दुगना होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वो इंटरफेस की एस फेज में होता है। कि अब ये इंटरफेस को अच्छे से पढ़ा हुआ हमें मालूम है, G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है, फिर M फेज होता है। ठीक है, और S फेज में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है। ठीक है,
याद रखिएगा, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड के बीच में एस फेज नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्या होता है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कहां पर? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना भाई, ठीक है। कई सारे लोगों से मुझे वो लोगों से के कारण थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो रेंडमली आते हैं, 10 चैनल में पढ़ रहे हैं, रेंडमली बायोमेंटर में आके एक लेक्चर स्लो है, ठीक है। अरे भैया, तो हमको तो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं चाहिए यार। आप जो भी फॉलो करो, जिस भी चैनल को फॉलो करो, उसको शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए उसको, ठीक है। ऐसे वॉन्डर होके घूमेंगे ना तो कुछ नहीं हाथ लगने वाला, कुछ नहीं। और फिर बोलेंगे लोग कि ऑनलाइन से नहीं होता है, ऑफलाइन से होता है। तो भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी होता है सिलेक्शन, अपने आप से होता है सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन होता है अपने खुद के कर्मों से, सिलेक्शन होता है अपनी खुद की मेहनत से, सिलेक्शन होता है अपने खुद के हार्ड वर्क से, डिटर्मिनेशन से और जुनून से। कोई किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता, ठीक है। वो पढ़ा सकता है, लेकिन सिलेक्शन तो आपने खुद ने मेहनत करके कर लेना है बेटा, ठीक है ना। ठीक है कमांडोस। तो कमांडोस एकदम बिल्कुल सीना तान के जो है वो जंग में आगे निकल चुके हैं कि अब जीत कर ही दिखाएंगे हम, के चलिए। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज है। S फेज के अंदर डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है और 2C से डीएनए का वैल्यू 4C होता है, ये भी पढ़ा हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने पूछा भैया देखो हम समझ गए डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, अब हमको एक बात और बतला दो कि डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कैसे करता है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए की ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी कैसे होती है। क्लियर? अब आपको ये बताना है। चलो ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं यहां पे हम। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी होती है डिस्पर्सिव मैकेनिज्म। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि, कई साइंटिस्ट ने कहा कि देखो ऐसा है कि डीएनए एक, सुनिए बात, ऐसा है कि डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर जब भी अपने आप को डुप्लीकेट करेगा तो इसकी सारी इकाइयां अलग अलग हो जाती हैं, अपना इसके कई सारे फ्रेगमेंट हो जाते हैं, हर फ्रेगमेंट अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी तैयार कर लेता है। तो पूछा लोगों ने कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी तैयार कैसे करता है। उन्होंने कहा देखो सिंपल सी बात है, डीएनए एक पॉलीमर है, पॉलीमर को बनाने वाला एंजाइम होगा पॉली, डीएनए एक पॉलीमर है, पॉलीमर को बनाने वाला एंजाइम क्या होगा, पॉलीमरेज। एज लगा दो इसके आगे, एज लगा दिया सरनेम हमने, ये बन गया एंजाइम। डीएनए बना रहे हो तो नाम क्या हो गया, डीएनए पॉलीमरेज। ये तो क्लियर होगी बात कि मतलब आपको यदि डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, ठीक है। लेकिन कैसे काम करेगा वो, उन्होंने कहा कि देखो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है ना वो कई सारे फ्रेगमेंट में टूट जाता है स्मॉल पीसेस में, और हर पीस अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बाद में सब जुड़ जाते हैं और इससे पूरा डीएनए के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कहानी अच्छी है, प्रमाण दो भाई हमको, बताओ कैसे, एविडेंस दो। नो एविडेंस, कोई प्रमाण नहीं आया सामने, कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं मिला कि इस बात को हम सिद्ध कर पाए। तो जब नो एविडेंस है, विज्ञान कहता है प्रमाण नहीं है, कैंसिल। प्रमाण नहीं है, कैंसिल, हम नहीं मानेंगे इस बात को। विज्ञान कहता है प्रमाण ला के दीजिए तो हम आपकी बात मान लेंगे, ठीक है। एक बात मैं आपको बोलता हूं, छोटी सी बात है, दिल में कहीं पर इसको रखना, जब कभी आपको इंसान, मेरी बात सुनिएगा, बड़ी सेंसिटिव बात है, पर मैं जो बात कह रहा हूं वो दिल से कह रहा हूं। जब कभी आपको मानवता या इंसान और भगवान में से एक को चुनना हो, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, और इस बात की गहराई तक जाइएगा के, आपको कोई धर्म, कोई रिलीजन, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई भी स्वरूप, उसमें से एक चुनना हो और मानवता को चुनना हो, ह्यूमैनिटी को चुनना हो, मनुष्य को चुनना हो, तो आप क्या चुनेंगे? आपको मानवता को चुनना चाहिए, आपको मनुष्य को चुनना चाहिए। ईश्वर सब जगह प्रेजेंट है, वो एक किसी एक जगह पे नहीं हो सकता है, कि हमको हमेशा ह्यूमैनिटी का साथ देना चाहिए, मानवता का साथ देना चाहिए हमको, के हमको संवेदनशील होना चाहिए, हमको जो है वो दूसरे के दुख को महसूस करने की क्षमता हम होना चाहिए, अपने आप को हमें जो है वो उस तरफ देखकर भी समझने की कैपेसिटी हमारे अंदर होना चाहिए। यही सच्चा सच है, और विज्ञान कहता है जो दिखाई पड़ रहा है वो सच है। हिंदू का रक्त जो है वो केसरिया नहीं होता है, मुस्लिम का रक्त हरा नहीं होता है, रक्त होता है, रेड होता है, आरबीसी होते हो। इसलिए कोई धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव जो है वो
किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है। छोटी सी बात है, पर चूंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम बनने वाले डॉक्टर हैं, जब आपकी क्लिनिक पे एक पेशेंट आता है ना, तो यू नेवर डिस्क्रिमिनेट द पेशेंट एज पर द कास्ट, एज पर द रिलीजन, एज पर द जेंडर। जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे आप बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। आप देखते हैं मनुष्य है, बीमार है, उसका इलाज कर रहा है मुझे, और यही एक डॉक्टर है। ठीक है, शुरुआत बीज दिमाग में अभी से होना चाहिए हमारे दिमाग में। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं देखता हूं आसपास की बड़ा माहौल लोग इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं, तो मैं कहता हूं नहीं बेटा, हम यदि हमारी पूरी जनरेशन तय करना है इस बात को कि वी हैव टू ग्रो लाइक ए डेवलप्ड कंट्री, हमें ये सब बातों से वास्ता नहीं है, पूरा यूथ तय कर ले, तो ये जो राजनीति करते हैं ना इतने लोग, सबका दुकानें बंद हो जाएंगी सबकी। ठीक है, हमें इनकी दुकानें बंद करनी है। ठीक है, हमको मानवता को प्रमोट करना है, हमको अपने जो है वो अपने आप को विकसित देशों में लेके आना है। ठीक है बेटा, चलो छोटी सी बात है, पॉलिटिकल बात लोग उसको कनेक्ट कर लेते हैं पॉलिटिकली, पर मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, आई एम ए सिंपल टीचर। मुझे मालूम है कि मेरे सामने देश का भविष्य बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपसे दो बातें अपनी शेयर करता हूं। ठीक है, किसी को अच्छा ना लगा हो तो बेटा मैं मेरे निजी विचार हैं, तो मैं अब क्या कर सकता हूं उसमें, लेकिन ये कि मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चे जो है एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे डॉक्टर बने, और वो सोसाइटी को से केवल कुछ लेना, सोसाइटी को बहुत कुछ दे वो। ठीक है, चलिए, तो अभी ये बात है भैया, देखो इस डिस्पर्सिव मैकेनिज्म का कोई प्रमाण नहीं मिला हमें कि कोई डीएनए जो है वो कई हिस्सों में बढ़ जाता है, बढ़ के अपने आप को डुप्लीकेट करता है, बाद में जुड़ जाता है, प्रमाण नहीं मिला, हम बात नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब डिस्पर्सिव मॉडल कहता है कि ऐसा होगा, मतलब यह है कि डीएनए जो बनेगा, यानी पेरेंटल डीएनए कई टुकड़ों में टूट जाएगा, उसके बाद नया डीएनए बनेगा उस सेट के, और वो जुड़ जाएगा आपस में, तो कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए जब कोई प्रमाण नहीं है तो हमने कहा नहीं, हम केवल नाम याद रखेंगे, बाकी चीजों को भूल जाते थे। ठीक, अब फिर आया बात कंजर्वेटिव मैकेनिज्म का। भाई साहब, फोटोकॉपी करवाई कभी आपने? हाँ, करवाइए फोटोकॉपी। कैसे होती है फोटोकॉपी? फोटोकॉपी ऐसे होती है कि आपके पास ओरिजिनल पेपर है, उसको मशीन पर रख दिया हमने, और उसके नीचे से फिर एक कॉपी निकल आती है। अच्छा, ओरिजिनल ऐसा का ऐसा है, कॉपी जो है वो नहीं निकल आई। मतलब कई वैज्ञानिकों ने कहा कि डीएनए जब अपने आप को रेप्लिकेट करता है ना, तो कई टुकड़ों में टूटता नहीं है वो कुछ नहीं, वो केवल एक प्रकार से अपनी मिरर इमेज को सामने तैयार करता है, मतलब उसको देखकर सामने दूसरा डीएनए बन जाता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, मतलब डीएनए पूरा का पूरा एज इट इज सुरक्षित रहता है, और कुछ भी डीएनए में परिवर्तन नहीं होता है, सामने वाला डीएनए उसके सामने बन जाता है। हमने कहा आपकी बात जस्टिफाई लगती कि हाँ, लगता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रमाण फिर से पूछ रहा हूं मैं, एविडेंस दो। अगेन फिर से प्रमाण नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल इज वेल कंजर्व्ड, इट्स कॉपी और रेप्लिका इज सिंथेसाइज्ड इन द मीडियम, परंतु फिर से वही बात है, इसका प्रमाण भी नहीं है, कोई प्रमाण। और जब तक विज्ञान में जब तक प्रमाण नहीं मिलता हम बात नहीं मानते। विज्ञान में जब तक प्रमाण नहीं मिलता हम बात नहीं मानते भाई। ठीक है, हमने नहीं मानी बात। अब कहने का मतलब ये कि अब तो प्रॉब्लम ये हो गई कि अब जो है वो सारी बात आ गई किस पर? वाटसन और क्रिक भैया पे, कि भैया वाटसन और भैया क्रिक बताओ, तुम ही मॉडल दिए ये सारा, तुम ही बोल रहे हो डीएनए डबल स्ट्रैंड ऐसा। तो वाटसन और क्रिक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मॉडल देने के बाद कि देखो डिस्पर्सिव के प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, कंजर्वेटिव के प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, अब तुमको ही कहानी बतलानी पड़ेगी पूरी कि कैसे डीएनए डुप्लीकेट होता अपने आप को, नहीं तो तुम्हारे मॉडल में गलती है, मतलब डीएनए ऐसा होता ही नहीं है। तो वाटसन क्रिक के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी आ गई। अरे यार, ये तो पीछे पड़ गए सब लोग कि बताओ कैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है कि डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ये बात तो मान ली, एक्सरे डिफ्रैक्शन के एविडेंसेस भी सामने थे, है ना। डबल हेलिकल मॉडल हमने दिया, 1953 में मॉडल को दिया हमने। ठीक है, 62 में हमको नोबेल प्राइज मिला, बात मान ली आपने, यस बिल्कुल सही बात है। तो अब हम इतना कह रहे हैं आपसे कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब डीएनए डबल होता है दोनों स्ट्रैंड जो है वो अपने आप को अलग अलग करते हैं, मतलब वो एक पॉइंट से सेपरेट होते हैं, उसके ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड को डालेंगे। तो ये जो स्ट्रैंड है इसका मिरर इमेज सामने वाला नया डीएनए होगा, इसका मिरर इमेज सामने वाला नया डीएनए होगा, और कुल मिला के एक्चुअल डीएनए बन जाएगा। नहीं, बात समझ में नहीं आई हमको। चलो देखते हैं हम कैसे होता है।
अभी हमारे सामने एनिमेशन में दिखाई पड़ रहा है कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल को सबसे पहले एंजाइम जो है वो हेलिकेज, गायरेज, टुप्पाइस में जो है वो उसको ओपन करते, खोलते। अब कौन सा एंजाइम क्या काम करता है ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ दीजिए उस बात को। अभी तक समझिए कि एक एंजाइम ने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को उसने अलग अलग कर दिया है और दोनों स्ट्रैंड को उसने सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट में कन्वर्ट कर दिया है, सिंगल स्ट्रैंड सांचे में कन्वर्ट कर दिया है और उसके सामने फिर नया डीएनए मॉलिक्यूल बन सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। क्या हो रहा है, यानी डबल स्ट्रैंड, देखो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये डीएनए को यदि हम देखें यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है, चलो वैसे उसको मैंने कहा एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है। तो यदि हम देखें यहाँ पे, तो ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है ना बेटा। के यदि हम इसको, मैंने आपसे कहा कि यदि मान लो मैंने कहा कि एक स्ट्रैंड है GCAT, सामने वाला क्या है, सामने वाला भी क्या है, वो है CGTA, ऐसा होगा, क्लियर। कल्पना कीजिए कि आपने इन दोनों डीएनए को आपने अलग अलग, दोनों को आपने अलग अलग कर दिया, आपने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसके सामने आपने जब दोनों को अलग अलग कर दिया, अब दोनों अलग अलग होने के बाद एक सांचे के समान व्यवहार करेंगे, टेम्पलेट के समान व्यवहार करेंगे। अब इस पर नया डीएनए बना, सपोज करते हैं नया डीएनए बना, इसके ऊपर इसको देखकर यहां डीएनए बना, इसको देखकर यहां डीएनए बना। अब नए डीएनए का सीक्वेंस क्या है, इसका GCAT, इसके सामने CGTA, बना या नहीं बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसा ओरिजिनल डीएनए था वैसा डीएनए फिर से बन गया। अरे वाह, लेकिन फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि पुराने डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है, पुराने डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो एज इट इज रहा और दूसरा उसके ऊपर नया बना, तो कंजर्वेशन मतलब डीएनए की सुरक्षा, यानी आधा डीएनए पुराना कंजर्वेटिव रहा और आधा नया बन गया, मतलब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये बात सही समझ में आती है। लेकिन फिर से प्रमाण, अब इसके लिए प्रमाण मिल गए, थोड़ा देखते हैं हम आगे। चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है देखते हैं पहले हम के। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा बेटा, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए। While proposing the double helical model of DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for application of DNA। के जब डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को देने के बाद ही उन्होंने, वॉटसन क्रिक ने जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन का तरीका क्या, देखिए इन्होंने इस बात को प्रूफ नहीं किया, इन्होंने प्रूफ किया था मैसेल्सन और स्टॉल ने, ठीक है, लेकिन इन्होंने तरीका बतलाया तो इन्होंने बताया कि स्कीम बतलाया कि कैसे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलोड, के जो इनका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था, वॉटसन क्रिक का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था वो ये था, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पैरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट ए पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। कितनी अच्छी बात करके, एंड वॉटसन क्रिक ने कहा कि देखो भाई, हमने तुमको बतलाया था कि डीएनए डबल हेलिकल होता है और हेलिक्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, और यही जो कॉम्प्लीमेंट्री का रूल है ना, इसके अकॉर्डिंग डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और अपने इसी कॉपी को तैयार कर सकता है। ठीक है, क्या लिखा, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, के ये हमारी जानकारी से छूटा नहीं है, दैट द स्पेसिफिक पैरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट दैट, कि जो विशिष्ट हमने पैरिंग की, एडेनिन की पैरिंग थाइमिन से होती है, गुआनिन की साइटोसिन से होती है, रूल ऑफ बेस्ट पैरिंग को फॉलो करते हैं, वो हमने आपको बतलाया है ना, इससे हमें जेनेटिक मटेरियल के कॉपी होने की, उसकी अपनी कॉपी तैयार करने की मैकेनिज्म के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है वॉटसन और क्रिक का, क्लियर, ठीक है ना। द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। मैंने कहा ना, क्या कहता है किताब से, ये स्कीम बतलाती है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और एक सांचे के समान व्यवहार करेंगे और उसके ऊपर एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जिससे रेप्लिकेशन पूरा होगा, डुप्लीकेशन पूरा होगा, तो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल होगा और एक नया बना डीएनए मॉलिक्यूल होगा। मतलब मैंने आपको बताया ना, एक पेरेंटल डीएनए होगा, एक नया बना मॉलिक्यूल रहेगा उसमें के। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहा गया, इसे अर्ध संरक्षी डीएनए रेप्लिकेशन कहा गया। मतलब ये है बेटा, सिंपल सी बात ये है कि आपके पास में यदि एक डीएनए, मैं रेड से ले रहा हूं, एक डीएनए मॉलिक्यूल है ये, इसको हमने अलग अलग किया, ये एक स्ट्रैंड अलग हो गया, एक स्ट्रैंड अलग हो गया। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ, इसके सामने कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड यहां बना, इसके सामने कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड जो है वो यहां बना, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो है वो हमको दो डीएनए मॉलिक्यूल मिल गए हमें,
ठीक है, एक डीएनए मॉलिक्यूल हमको जो है वो ऐसा मिला हमें, ठीक है, और दूसरा ये हमको ऐसा मिला, जो एग्जैक्टली देखो कि जो सीक्वेंस ये होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहां पर ये होगा बेटा, तो बिल्कुल है, क्योंकि चूंकि बेस पेयरिंग जब भी होगी वो रूल ऑफ बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग होगी बेटा, तो क्या हुआ कि हमेशा जो नया बना डीएनए उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड होगा उसमें, इसलिए इसको हमने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कह दिया। ठीक है, क्लियर? ये तो एनसीईआरटी की बात की। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर निकल के डिटेल में बात करते हैं हमके। मैंने आपसे कहा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया। इंपॉर्टेंट है के सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को वॉटसन और क्रिक ने दिया। ठीक है, अब इसके लिए प्रमाण, मैंने कहा ना प्रमाण के बगैर तो बात नहीं हो सकती, तो इसके लिए द एविडेंस फॉर सेमी कंजर्वेटिव mechanism was provided by Messelson and Stoll in 1958, very IMP। ठीक है, इसके लिए जो प्रमाण है वो 1958 में मेसेल्सन स्टॉल ने दिए के, और इसके लिए उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का यूज किया वो था एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के, और इसके लिए उन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप का इस्तेमाल किया। नॉर्मल नाइट्रोजन N14 है और हैवी नाइट्रोजन, जो हैवी नाइट्रोजन है वो क्या है? वो है N15। याद रखिएगा N15 रेडियो एक्टिव नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुन के, N15 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, सिर्फ वजन में भारी है, सिर्फ वजन में भारी है। मतलब N14 और N15 की डेंसिटी में अंतर है, इनके वेट में अंतर है, मतलब इनकी डेंसिटी में भी अंतर है। क्लियर बेटा? क्लियर? तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है ना? तो आप ये मत सोचा कि रेडियो ट्रेसर से पता कर लिया उन्होंने, तो यहां पर रेडियो ट्रेसर टेक्निक की बात नहीं करेंगे, है ना? ये क्या है? ये हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, इसका उन्होंने इस्तेमाल किया। क्लियर? अब अपने प्रयोग में क्या किया उन्होंने? इन देयर एक्सपेरिमेंट दे कल्चर्ड Escherichia coli bacteria in a culture medium which contain heavy nitrogen। क्या किया इन्होंने एक मीडियम लिया। देखो बैक्टीरिया को हम जिस मीडियम में कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया को जहां हम कल्चर करते हैं वहां बैक्टीरिया को फूड मिलना चाहिए, वहां रहने की जगह मिलना चाहिए, और उस जगह को हम कल्चर मीडियम कहते हैं। तो इन्होंने बैक्टीरिया को जो भी कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया उसमें उन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन हटा दिया, केवल N15 नाइट्रोजन प्रोवाइड किया। आप बोलोगे सर उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या बैक्टीरिया नाइट्रोजन खाता है? अरे बेटा बैक्टीरिया में नाइट्रोजन, बैक्टीरिया में डीएनए होगा, डीएनए में नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट तो होगी ना बनाने के लिए। तो वास्तव में जब बैक्टीरिया को हमने N15 वाले मीडियम में ग्रो किया हमने, तो बैक्टीरिया के पास में नाइट्रोजन का जो भी सोर्स होगा वो N15 वाला होगा, वो नाइट्रोजन 15 वाला होगा, हैवी नाइट्रोजन वाला होगा बेटा। क्लियर? और इन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को 17 जनरेशन तक उस मीडियम में ग्रो किया। आपको पता है 17 जनरेशन में कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? 17 जनरेशन में कई बैक्टीरिया बन जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा एक जनरेशन 1 से 2, 2 जनरेशन 4, थर्ड जनरेशन 8, फोर्थ जनरेशन 16, फिफ्थ जनरेशन 32, सिक्स जनरेशन 64, 7 जनरेशन 128, 8 जनरेशन 256, 9 जनरेशन 512। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 10 जनरेशन, ठीक है, 11 जनरेशन, ठीक है, 12 जनरेशन, तकरीबन मैंने कहा राउंड फिगर में 4000 के, ठीक, 12 जनरेशन 8000, 13 जनरेशन 16,000 रफली मान लिया के, है ना? ऐसे आप देखोगे तो हजारों बैक्टीरिया बन चुके होंगे, और हर बैक्टीरिया ने जो नाइट्रोजन का सोर्स इस्तेमाल किया होगा वो क्या होगा? वो हैवी नाइट्रोजन होगा। तो उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होंगे सबके अंदर हैवी नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। भाई एक बैक्टीरिया से आपने जो है वो लाख बैक्टीरिया बना लिया आपने, तो इसका मतलब ये कि आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 32 15 64 16 1.2 लाख के 70, मतलब तकरीबन 2.5 लाख बैक्टीरिया बन गए हैं ऑन इट। अब ये फिगर एकदम राइट नहीं है कि मतलब 17 जनरेशन तक ग्रो किया, मतलब एक बैक्टीरिया से उन्होंने जो है वो 2.5 लाख बैक्टीरिया तक उन्होंने जो है वो तैयार कर दिया यहाँ पे। तो वाकई जो पहला बैक्टीरिया था वो तो नॉर्मल नाइट्रोजन वाला था, लेकिन जैसे जैसे वो उसको जो मीडियम मिलेगा वैसे अकॉर्डिंग ग्रो करेगा वो, तो फाइनली क्या हुआ कि हर बैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजन चली गई वो हेवी नाइट्रोजन चली गई उसके अंदर। क्लियर? ये बात हमको समझ में यहाँ पे क्लियर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पर जो है वो एक एनिमेशन को देखते हैं बेटा यहाँ पे हम के, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इसमें कि हमें दिखाई पड़ रहा है ये कि N15 वाला मीडियम में इसके अंदर हमने एक बैक्टीरिया को जो है वो मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, हमने इसके अंदर एक बैक्टीरिया को जो है वो
मल्टीप्लाई किया। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, देखो एनिमेशन में हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया अपने आप को N15 वाले मीडियम में जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है लगातार, ठीक है ना। क्लियर, देखिए आप ना, तो एनिमेशन में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बैक्टीरिया जो अपने आप को जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब 17 जनरेशन तक मल्टीप्लाई करेगा तो उसके अंदर जो है वो केवल हैवी नाइट्रोजन उसके अंदर डीएनए में प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलिए, अब आफ्टर 17 generation they found that now in both strand of DNA of bacteria N15 is present, ठीक है। और इसे डीएनए को हमने हैवी डीएनए कहा। मतलब यह है कि 17 जनरेशन तक यदि आप बैक्टीरिया को आपने हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में रखा आपने, तो क्या होगा बेटा, तो उसके डीएनए में ना, देखो उसके डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में, उसके डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में क्या होगा, हैवी नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होगी, N15, ठीक है। क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजन बेस तो होता है, क्लियर। और ऐसे डीएनए को क्या बोला हमने, हैवी डीएनए, इसको हमने बोल दिया हैवी डीएनए। हैवी डीएनए का मतलब ये जिस डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में जो है N15 प्रेजेंट होगा, और N15 क्या है, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है वो, क्लियर, ठीक है। फिर वन ऑफ दीज बैक्टीरिया नाउ कल्चर्ड इन ए नॉर्मल मीडियम विच कंटेन नॉर्मल नाइट्रोजन के। अब इसमें से क्या किया हमने, इसमें से एक बैक्टीरिया को हमने क्या किया, इसमें से जो है हमने एक बैक्टीरिया को लिया और अब उसको हमने शिफ्ट कर दिया किसमें, जो है नॉर्मल मीडियम में। अब नॉर्मल मीडियम में क्या है, नॉर्मल मीडियम में जो है वो N14 प्रेजेंट, नॉर्मल मीडियम में N14 प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब नया जो डीएनए बनेगा उसको नाइट्रोजन कौन सा मिलेगा, नॉर्मल नाइट्रोजन मिलेगा उसको, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने इसमें से जो है वो एक बैक्टीरिया को लिया, उन्होंने उसको उन्होंने जो है N14 वाले मीडियम में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ठीक। उसे कहां शिफ्ट कर दिया उन्होंने, N14 वाले मीडियम में उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया, क्लियर, ठीक है। देखिए N50 से लिया और उसको उन्होंने जो है वो N14 वाले मीडियम में शिफ्ट कर दिया। अब जब बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो उसके अंदर जो डीएनए आएगा, उस डीएनए में नाइट्रोजन कौन सा आएगा बेटा, N14 वाला आएगा, नॉर्मल नाइट्रोजन उसके अंदर आएगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में हमको आया कि हमने अभी एक बैक्टीरिया जिसके पास हैवी डीएनए था उसको हमने नॉर्मल मीडियम वाले कल्चर मीडियम, नॉर्मल नाइट्रोजन वाले N14 वाले कल्चर मीडियम में उसको हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर। देखिए, आफ्टर 1 जनरेशन दे फाउंड दैट द डेंसिटी ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज इंटरमीडिएट बिटवीन हैवी डीएनए एंड द लाइट डीएनए। एक पीढ़ी के बाद उनको मालूम चला कि जो बैक्टीरिया हैं उनमें जो डीएनए है वो ना तो हेवी डीएनए बचा है ना वो लाइटर डीएनए बना बचा है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, देखो बेटा, लाइट डीएनए का मतलब ये है, लाइट डीएनए का मतलब ये है बेटा जिसकी दोनों स्ट्रैंड में N14 प्रेजेंट हो, ठीक है। हैवी डीएनए का मतलब क्या है, जिसकी दोनों स्ट्रैंड में N15 और N15 प्रेजेंट हो, वो हैवी डीएनए। ये हो गया है हैवी डीएनए और ये हो गया है लाइट डीएनए, क्लियर, ठीक है। अब बात यह है कि हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें जो परिणाम मिला, जो रिजल्ट मिला, हमें यह मिला कि जो बैक्टीरिया, जब N15 ऐसा बैक्टीरिया जिसको 17 जनरेशन तक हमने N15 वाले मीडियम में, हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में ग्रो किया था, उसमें से एक बैक्टीरिया को निकाल के हमने नॉर्मल मीडियम वाले N14 वाले कल्चर मीडियम में डाला हमने, तो क्या देखा हमने, एक जनरेशन के बाद देखा हमने कि उस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए मिला वो ना तो हैवी डीएनए था ना वो लाइट डीएनए था, बल्कि वो क्या था, वो था इंटरमीडिएट डीएनए था, इंटरमीडिएट डीएनए था। मतलब उसकी डेंसिटी ना तो हैवी थी ना लाइट थी। मतलब वो डीएनए क्या था, वो डीएनए का एक स्ट्रैंड था N15 और एक स्ट्रैंड था उसका N14। बताओ क्या सिद्ध करता है ये सिद्ध करता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है। देखो, यदि
कल्पना कीजिए यदि कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता, मान लो डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव प्रकार से होता, तो हैवी डीएनए रहता, नया डीएनए लाइट, दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जब अपने को मल्टीप्लाई करता उसका डीएनए डबल होता, तो एक डीएनए हैवी रहता और एक उसके सामने पूरा का पूरा नॉर्मल डीएनए बनता, लाइट डीएनए बनता। पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि हैवी डीएनए ने अपने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया, उसके ऊपर नया स्ट्रैंड बना, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दिखाई पड़ रहा है। इंटरमीडिएट टाइप डीएनए मिल रहा है हमको, है ना बेटा? ठीक है, चलिए अब कैसे मालूम चला हमको कि डीएनए हैवी है, कि डीएनए लाइट है, कि डीएनए इंटरमीडिएट है? इसके लिए आप चूंकि जो कि आपने नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप और लाइट आइसोटोप का इस्तेमाल किया आपने, ये रेडियोएक्टिविटी यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर वेट का फर्क इन्वॉल्व है। तो यहां पर हम दोनों है हैवी डीएनए, लाइट डीएनए, इंटरमीडिएट डीएनए को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम यहां पर बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं कि अब ये बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसको बेटा आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। मतलब ये होता है कि ये वो तरीका है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या था, सेंट्रीफ्यूज याद है ना, हमने जब साइकोलॉजी में टूल्स एंड टेक्निक पढ़े थे तो मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया था, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के बारे में, याद आया कि नहीं आया? भूलना नहीं पुराना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आपको 27 लेक्चर लिए थे और मैंने सारे बायोलॉजी का फंडामेंटल वहीं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं हम, डेंसिटी यानी जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो पहले सेडिमेंट कर जाते हैं, लाइटर पार्टिकल बाद में सेडिमेंट करते हैं, और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की बात की थी हमने, याद आया आपको? ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं बेटा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम जो है वो डीएनए को सेग्रेगेट कर रहे होते हैं। मतलब जो हैवी पार्टिकल होंगे वो एक अलग लेयर में होंगे, लाइटर पार्टिकल एक अलग लेयर में होंगे। मतलब जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं, बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम डेंसिटी और वेट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल को अलग अलग कर सकते हैं। कि इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं कि आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। और ये एम्स के लिए बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि uses the concept of buoyancy to separate the molecule in solution के, और इसके लिए हम सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल, जब आप डीएनए को डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जब डीएनए को आप डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग करते हैं, आप उसकी बायोन्सी के अकॉर्डिंग अलग अलग करते हैं, तो उसके लिए आप सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। जितना हैवी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन को भर देंगे तो हैवी डीएनए टेस्ट ट्यूब में नीचे दिखाई पड़ेगा आपको, और लाइट डीएनए आपको टेस्ट ट्यूब में ऊपर दिखाई पड़ेगा। अपनी अपनी बायोन्सी के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाएगा। दिस मेथड is very sharply separate molecules is so sharp that it can even separate different molecular isotope from one another के ये मेथड इतना अच्छे से सीजियम क्लोराइड का मीडियम इतना अच्छा होता है सॉल्यूशन कि इसमें यदि आपने कोई मॉलिक्यूल को रखा है तो वो अपने अपने आइसोटोप के वजन के अकॉर्डिंग, अपने अपने भार के अकॉर्डिंग अलग अलग वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बायोन डेंसिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डीएनए इज 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। जब आप बायोन डेंसिटी करते हैं बेटा तो डीएनए मॉलिक्यूल को जब आप करेंगे तो वास्तव में तब आप जो है वो तकरीबन 6m सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का आप इस्तेमाल करते हैं, और इस दौरान आप जो वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं वो 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास के वॉल्यूम में आप इस चीज को कर पाते हैं, और डीएनए को आप अलग अलग लेयर में सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे। देखो आप क्या देख रहे हो, आपको दिखाई पड़ रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपको दिखाई पड़ रहा है कि अलग अलग केमिकल मिक्स हैं आपस में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने जो है वो बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया, हमने घुमा दिया इस मशीन पे इसको, और उसके बाद हमने इसको देखो, फिर हमने इसको स्टेबल किया तो हमको अलग अलग लेयर यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। देखिए देख रहे हैं आप, नीचे हैवी पार्टिकल है, ऊपर लाइट पार्टिकल है, सबसे ऊपर जो है आपको हल्के पार्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआत में सारे पार्टिकल मिक्स थे, लेकिन जब आपने जो है उसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया तो आपको देखिए आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। गौर से एनिमेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप करके। मिक्स से भी सब कुछ अलग अलग डेंसिटी अकॉर्डिंग नहीं है। चलो सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, सीजियम क्लोराइड का मीडियम का इस्तेमाल किया हमने। अब देखिए आप रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो अलग अलग हो गए, 3 लेयर अलग अलग हुए कि नहीं हुए, देखिए ध्यान से। अब आप पहले क्या था, पहले और बाद में क्या आया, हैवी पार्टिकल नीचे आ गया अपना, डेंसिटी अधिक है, और लाइटर पार्टिकल ऊपर प्रेजेंट है ना बेटा? क्लियर, एकदम क्लियर। एनिमेशन एक बार फिर से देख लो ध्यान से, है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में। ठीक है बेटा, है ना? देखो सेंट्रीफ्यूज किया हमने इसको, देखो आप अलग अलग हो गया, है ना? इतनी सी बात है यार, है ना? हैवी डीएनए नीचे आ जाएगा, लाइटर डीएनए ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करता हूं मैं आपसे जो है वो
देखिए, है ना, मैं आपसे कहता हूं बेटा कि आपने यदि मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इमेजिन करके ये मैंने कहा ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि टेस्ट ट्यूब है, इसमें डीएनए 3 डीएनए डले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना, एक ये, एक ये कलर चेंज कर दिया मैंने इसका, और एक ये हो गया आपका ये, ठीक है, ठीक है, ये डीएनए है आपके 1 2 3, ठीक है। आप बताओ हैवी डीएनए कौन सा होगा, 3 नंबर की 1 नंबर, हैवी डीएनए कौन सा होगा, 3 नंबर विल बी दी हैवी डीएनए। लाइट डीएनए कौन सा होगा, 1 नंबर विल बी दी लाइट डीएनए। दोनों में N14 होगा, दोनों स्टैंड में, हैवी में दोनों स्टैंड में N15 होगा। इंटरमीडिएट कौन सा हो गया, ये इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है, एक स्टैंड N14 का होगा और एक N15 का होगा, है ना बेटा। डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जिसका हायर द डेंसिटी लोअर साइड इन द टेस्ट ट्यूब, जितना डेंसिटी अधिक होगा मॉलिक्यूल टेस्ट ट्यूब में नीचे रहेगा, जितना डेंसिटी कम होगा ऊपर की ओर रहेगा, ओके। तो हैवी डीएनए की दोनों स्टैंड में N15 प्रेजेंट है, जबकि लाइटर डीएनए की दोनों स्टैंड में N14 प्रेजेंट है, 15 हैवी होता है 14 से। इंटरमीडिएट डीएनए में एक स्टैंड में N14 एक में N15 है, तो बीच में रह गया, है ना, क्लियर। देखिए आप, है ना, एकदम दिमाग का कोई बेटा डाउट मत रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे आप अपन अभी, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, दोनों स्टैंड लाइट हैं, फिर दोनों हैवी हैं, ठीक है, कंपेयर किया हमने दोनों को, फिर हमने कहा एक स्टैंड लाइट है एक हैवी, मतलब एक में N14 है एक में N15 है, तो वो इंटरमीडिएट डीएनए है, ओके। ये एक स्टैंड लाइट है N14 वाला, एक N15 वाला, तो इंटरमीडिएट डीएनए, और इसका मिलना ही सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म का एक सबसे बड़ा सबूत है, प्रूफ है उसके लिए वो, ठीक है, क्लियर। देख रहे हैं आप, तो देखो यदि कंजर्वेटिव होता तो आपको एक हैवी और एक लाइट डीएनए मिलता है, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, इसलिए आपको जो है वो क्या मिल रहा है, आपको जो एक स्टैंड जो है वो आपको लाइट मिल रहा है उसमें, और एक स्टैंड उसको आपको हैवी मिल रहा है उसमें, है ना बेटा, ठीक है, क्लियर, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि देखो आप, है ना, ये देखो डीएनए मॉलिक्यूल है वेक्टर का, हमने इसको सीजियम क्लोराइड के मीडियम में डाला, हमने सेंट्रीफ्यूज किया इसको हमने, है ना, सेंट्रीफ्यूज किया के बाद क्या देख रहे हैं बेटा हम, उसके बाद हम देखो हमें रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद रिजल्ट कि हैवी और लाइट क्या कहां प्रेजेंट के, तो डीएनए को हम लेके सीजियम क्लोराइड के मीडियम में डालते हैं और वहां पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसको हम, क्लियर, ठीक है। याद रखिएगा 6M सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए के लिए, ये जिपमर के लिए, याद रखिएगा, इतना डिटेल पूछ लेते कई बार, ठीक है ना, है ना, ठीक है। तो लाइट डीएनए ऊपर मिलेगा, हैवी डीएनए को नीचे की ओर मिलेगा, ठीक है। जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं, टेम्पलेट या सांचे के समान व्यवहार करते हैं, उसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनता है बेटा के, और जो मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग नया स्ट्रैंड अपने आप को शो करेगा, बताएगा, ठीक है। देखिए आप, है ना, हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूज किया, परिणाम क्या मिला देखते हैं हम, है ना, पिछले एनिमेशन से आगे कंटिन्यू किया इसको हमने, यहाँ पे देखो, है ना, देखिए रिजल्ट देखिएगा इसमें आप, ठीक है। चार देखो, पहला लाइट डीएनए दोनों N14 है ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, हैवी डीएनए दोनों N15 है नीचे की ओर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट डीएनए होगा बेटा F1 है, जब रेप्लिकेट करेगा डीएनए अपने आपको, तो क्या दिखाई पड़ा है यहाँ पे, एक स्टैंड N14 होगा N15 होगा, तो वो इंटरमीडिएट डीएनए बीच में दिखाई पड़ेगा हमें वो, ठीक है ना, क्लियर। तो एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो हमेशा पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग होगा, उसके ऊपर टेम्पलेट के समान काम करेगा, उसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, क्लियर। देखिए आप, है ना, देख रहे हैं आप, ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड अपने आप को अलग अलग करेंगे, सांचे के समान व्यवहार करें, उसके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, फिर जो नया डीएनए स्ट्रैंड वो भी अलग, आगे अगली पीढ़ी जाएगी तो वो भी ऐसे ही काम करेगा, यानी हर स्ट्रैंड अलग होगा और उसके अकॉर्डिंग नया डीएनए स्ट्रैंड उसके ऊपर बनेगा, क्लियर। देख रहे हैं आपके, मतलब एवरी डीएनए दैट पार्टिसिपेट इन द रेप्लिकेशन, उसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे और वो सांचे के समान व्यवहार करेंगे। देखो अब ये अलग अलग हो गए, अब इसके ऊपर क्या हुआ, अगली पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में क्या मिल रहा है आपको, 2 लाइट डीएनए 2 इंटरमीडिएट डीएनए मिल रहे हैं आपको। 2 लाइट डीएनए क्यों मिले, क्योंकि पेरेंट जो था उसके पास एक लाइटर डीएनए था, एक हैवी डीएनए था उसके पास में। देखिए एनिमेशन, इससे क्वेश्चन पूछूंगा आपको मैं, इसलिए वो कह रहा हूं ध्यान से देख लीजिए एनिमेशन को, ठीक है बेटा।
ठीक है, चलिए तो अब आप ये जो दिखाई पड़ रहा है बेटा आपको चार्ट, ये दिमाग में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट के आप देख रहे हैं ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल वो अपने सांचे के समान व्यवहार करेगा, उसके ऊपर फर्स्ट जनरेशन डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, और जो डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो भी एक अपने पेरेंटल, देखो अब क्या हो गया, ये अगली सेकंड जनरेशन के लिए क्या होगा, इसका सेकंड जनरेशन के लिए क्या होगा, इसका जो ये स्टैंड अलग हो जाएगा और ये स्टैंड भी अलग हो जाएगा, सांचे के समान व्यवहार करेगा तो अगली पीढ़ी बनेगी। क्लियर, ठीक है। In intermediate or hybrid DNA, one strand of DNA is having N15 and another is complementary strand is having N14 के, तो this experiment confirms that के Michelson and Stahl का experiment ये बतलाता है कि during replication of DNA के replication के समय one parental DNA strand is conserved which behave like a template, एक पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड अपने आप को संरक्षित रखती है, वो सांचे के समान व्यवहार करती है और उसके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन की विधि की मेथड क्या होती है, वो होती है सेमी कंजर्वेटिव, वेरी वेरी IMP, दैट्स व्हाई द मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर, देखिए आप, है ना, कंजर्वेटिव होता तो क्या होता कि कोई भी पेरेंटल डीएनए में कोई परिवर्तन ही नहीं आता, लेकिन आप देखिए सेमी कंजर्वेटिव है, इसलिए आपको इंटरमीडिएट डेंसिटी का डीएनए देखने मिल रहा है आपको। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी इसी बात को कैसे लिखता है, यानी इसी चीज, इसी कहानी को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा, चलो हम देख लेते हैं इसको। हमके इट्स नाउ प्रूवन दैट डीएनए replicates semi conservatively. It was shown first in Escherichia coli and subsequently in higher organisms such as plants and human cell. Matthew Michelson and Franklin Stahl performed the following experiment in 1958. ईयर भी याद रखना है आपको, साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद रखने हैं बेटा, एश्चिया कोलाई भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये MCQ है एग्जाम के। ठीक है, they grew एश्चिया कोलाई in a medium containing heavy nitrogen। अब हैवी नाइट्रोजन किस फॉर्म में दिया गया, ये फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं आपसे के, तो मैंने आपसे कहा ये, ठीक है, NH जो है वो NH4Cl के फॉर्म में, NHCl के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि हैवी नाइट्रोजन का जो है वो हैवी आइसोटोप का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। के तो क्या होगा, जो हैवी नाइट्रोजन है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में इंसर्ट कर जाएगा। हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडिएंट के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि यानी सीजियम क्लोराइड का मीडियम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और उससे हम जो है वो हैवी डीएनए को अलग कर सकते हैं। के याद रखिएगा प्लीज, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा, प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट रेडियोएक्टिव आइसोटोप। N15 रेडियोएक्टिव आइसोटोप नहीं है, इसको आप केवल डेंसिटी के आधार पर N14 से अलग कर सकते हैं आप। ठीक है, देन दे ट्रांसफर्ड द सेल इनटू अ मीडियम which contain normal जो है वो NH4Cl, किसके अंदर नॉर्मल NH4Cl इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा बेटा के, एंड दे टुक सैंपल्स एट वेरियस डेफिनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो क्या देखा उन्होंने देखा कि जब उन्होंने जो है उसको, उसकी डेंसिटी को, डीएनए की डेंसिटी को उन्होंने मेजर किया, तो उन्होंने जो है वो क्या किया बेटा, उस जब उन्हें क्या मिला, उन्हें इंटरमीडिएट डीएनए मिला यहाँ पे डेंसिटी मेजर करने पे। अब जो क्या लिखा है इसमें एनसीईआरटी में लिखा है, the various samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the densities of DNA. Okay? Can you recall what centrifugal force is and think why a molecule with higher mass density would sediment faster? तो मैं आपको सेंट्रीफ्यूगेशन में ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है वो जो हैवियर पार्टिकल होते हैं उन पर वो फोर्स मोर स्ट्रांगली काम करता है, बाहर के रिमूव करते हैं पार्टिकल और अपने आपको जो है वो डेंसिटी अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium। ठीक है, तो याद रखिएगा जनरली एश्चिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो 20 मिनट में, हर 20 मिनट में डिवाइड करता है, एवरी 20 मिनट में एश्चिया कोलाई बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 20 मिनट के बाद हमको जो मिला बैक्टीरिया डिवाइड करने के बाद, तो उसमें क्या मिला, डीएनए हमें मिला, वो उसमें हमको हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डेंसिटी हमको देखने मिली। ठीक, डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन that after the 40-minute second generation was composed of the equal amount of this hybrid DNA and the light DNA। के अगली पीढ़ी में क्या हुआ कि जो हाइब्रिड डीएनए था उसका दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए, तो उसके अलग अलग होने पे क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि देखो समझो बात को, के ये हैवी डीएनए है N15 वाला, हमने कहा ब्लू के, ब्लू वाला N15 वाला, के पर्पल वाला हमने कह दिया N14 है। ठीक है, समझने के लिए ताकि लेवलिंग बार बार ना करना पड़े। तो पहली पीढ़ी में क्या किया आपने, N15 वाले को आपने नॉर्मल मीडियम में शिफ्ट किया।
तो क्या हुआ, आपके दोनों स्ट्रैंड इसके अलग अलग हो गए, इसके ऊपर नॉर्मल डीएनए बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बन गए हाइब्रिड डीएनए बन गया, ये इंटरमीडिएट डीएनए बन गया। अगली जनरेशन में क्या हुआ, अगली जनरेशन में ये डीएनए अपने आप को अलग अलग करेगा, कैसे, ये ब्लू, इसका ये ब्लू अलग हो गया, इसका ये पर्पल अलग हो गया, एक डीएनए, ये वाला डीएनए यहाँ पे सेपरेट हुआ ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, दूसरा डीएनए सेपरेट करेगा अपने आप को, अलग हुआ, ठीक है। मीडियम नॉर्मल था, अब नया डीएनए बनेगा इसके ऊपर। तो क्या हुआ, 2 डीएनए बन गए हाइब्रिड और 2 मिल गए हमें लाइटर डीएनए। क्लियर, कि अब जो है वो सांचे के समान काम ये करेगा, अब ये इसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, है ना बेटा, ठीक है। तो यही लिखा है एनसीईआरटी में, डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, मतलब सेकंड जनरेशन के बाद आप देखोगे तो आपको जो है वो 4 डीएनए मिलेंगे, 2 हाइब्रिड डीएनए होंगे और 2 लाइट डीएनए होंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये साफ साफ सिद्ध करता है कि इन एवरी जनरेशन डीएनए बिहेव लाइक ए टेम्पलेट, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, सांचे के समान व्यवहार करेंगे और उसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। क्लियर, चलिए अब आप बताएंगे इस बात को, if Escherichia coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportion of light and hybrid density molecule, ठीक है ना। सोचिए, अभी आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा। 80 मिनट का मतलब क्या हो गया बेटा, देखो सिंपल से करके, एक बैक्टीरिया से 2 होने में 20 मिनट लगता है, 2 से 4 होने में फिर 20 मिनट लगता है, हर 20 मिनट बैक्टीरिया डिवाइड करा, 4 से 8 होने में फिर 20 मिनट लगता है, एंड 8 से 16 होने में फिर क्या लगता है आपको, 20 मिनट लगता है, कुल 80 मिनट होना, 1 2 3 4 के 4 जनरेशन तक जाना है आपको, ठीक है। मतलब ये है कि आपके पास में, ठीक है, ये हैवी डीएनए, ठीक है। अगले 20 मिनट के बाद क्या हुआ, इस हैवी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, इसके ऊपर नॉर्मल डीएनए बन गया। ये पहली जनरेशन है, 4 जनरेशन तक की बात करना है हमें यहाँ पे, है ना। 20 मिनट के बाद पहला जनरेशन आ गया, फिर आगे गए हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं हम, चलो सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। अब क्या हुआ, अब ये जो डीएनए थे वो अपने आप को अलग अलग कर लिए, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग कर लिए, इसके ऊपर नया डीएनए बन रहा है, जो N14 वाला डीएनए वो बन रहा है ना, पर्पल से मैंने N14 को शो किया हुआ है, 4 डीएनए बन गए, ठीक है ना। फिर थर्ड जनरेशन में गए हम, तीसरी पीढ़ी में हम आ गए। अब थर्ड जनरेशन में क्या हो रहा है, थर्ड जनरेशन में अब हम क्या हो गए, अब हम आ गए बेटा थर्ड जनरेशन पे आ गए यहाँ पे हम, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन में क्या करते हैं हम इसके डीएनए को अलग अलग करते हैं, हमने कहा चलो ये अलग अलग हो जाओ भाई, ठीक है। एक स्ट्रैंड ये अलग हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्ट्रैंड पहले वाले डीएनए का, फिर दूसरे का ये स्ट्रैंड अलग हो गया, तीसरे का फिर हमने कहा आपसे एक स्ट्रैंड अलग हुआ, एक ये अलग हो गया और एक ये अलग हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है इस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 डीएनए बन गए 8, ठीक है। 8 में से 2 आपको किससे मिल रहे हैं, आपको हाइब्रिड मिल रहे हैं, बाकी 6 कैसे मिल रहे हैं आपको, इंटरमीडिएट मिल रहे हैं, चलो ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं हम, फोर्थ जनरेशन के देखो यहां 20 मिनट, यहां 20 मिनट, यहां 20 मिनट और यहां पर फिर से 20 मिनट लगेगा, कुल 80 मिनट हो गया ना। इश्योक्लाई 20 मिनट में मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। अब क्या किया हमने, अब हमारे पास कुल 8 डीएनए के, अब 8 डीएनए को हम अलग अलग करते हैं, चलो ठीक है। पहले डीएनए को हमने अलग किया यहाँ पे 1, ठीक है, ठीक है, ये 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर कितना, 8 से 16 होना ना, के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इसके ऊपर फिर नया डीएनए बनाइए, मैं अब केवल समझाने के लिए बना रहा हूं आपको, इतना सिंपल सा कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हैं। अब कुल कितने हैं, कुल आपको मिले हैं 16 डीएनए, 16 में से 2 कैसे मिले आपको, 2 मिले आपको हाइब्रिड डीएनए और बाकी 14 क्या मिले आपको, वो मिले आपको लाइट डीएनए के। तो अब प्रोपोर्शन की बात भाई हम बात करें तो हमने क्या बोला, 16 में से 2 मिले हमें इंटरमीडिएट डीएनए और 14 मिले हमें कैसे लाइट डीएनए, मतलब क्या हो गया 1:7 ऑलमोस्ट, है ना। हुआ कि नहीं हुआ,
1:7 हुआ कि नहीं हुआ? के मतलब ये हुआ कि 12.5% 12.5% डीएनए आपको मिला है इंटरमीडिएट डीएनए, और 87.5% आपको मिला है ये लाइटर डीएनए, है ना भाई? क्या बोल रहे हैं आप? 16 में से हमने 2 कहा, मतलब ये कि हम देखें यहाँ पे कि टोटल 8 डीएनए थे, 8 में से 1 डीएनए, 8 में से 1 डीएनए या 16 में से 2 डीएनए, 16 में से 2 डीएनए कैसे हुए बेटा? वो हुए इंटरमीडिएट, टोटल 16 से 16 में से 2 इंटरमीडिएट हुए। पहले इंटरमीडिएट डीएनए निकाल लेते हैं हम। 16 में से 2, 16 में से 2 डीएनए इंटरमीडिएट है ना? ठीक है, तो चलो परसेंटेज में कन्वर्ट किया इसको हमने कहा 18, तो 12.5% आ गया। 100% में से माइनस किया तो रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग हो गया लाइटर डीएनए हो गया, है ना? ठीक है, तो समझ में हमको बात आ गई कि रेशियो मिला हमें, वो क्या मिला हमें? प्रोपोर्शन मिला हमें 2:14 या 1:14। परसेंटेज वाली बात करें हम तो 12.5% इंटरमीडिएट डीएनए मिला, और 87.5% में क्या मिला? वो हमें मिला है लाइटर डीएनए मिला है, ठीक है। और ऐसा ही प्रयोग फिर जो है वो आगे किया गया, किसमें? यूकैरियोटिक में किया गया, क्योंकि एस्ट्रोकार्योटिक तो प्रोकैरियोटिक होता है। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थाइमिडिन। यहां पर रेडियोएक्टिव थाइमिडिन का इस्तेमाल किया गया, यहां पे ठीक है, रेडियोएक्टिव थाइमिडिन का यूज किया गया। और इसमें क्या किया गया? ये क्रोमोसोम के लिए नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज नहीं करते हैं, रेडियोएक्टिव थाइमिडिन का इस्तेमाल करते हैं। और रेडियोएक्टिव थाइमिडिन में हम क्या करते हैं? हैवी हाइड्रोजन का हम यूज करते हैं, हैवी हाइड्रोजन का हम हाइड्रोजन के समस्थानिक का यूज यहाँ पे करते हैं हम। और इसे टेलर ने किया, इस प्रयोग को टेलर ने किया 1958 में। टेलर ने किया इसको विसिया फेवा प्लांट पे, तो याद रखिएगा विसिया फेवा प्लांट पे जो है टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया और क्रोमोसोम के सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को बतलाया। वेरी वेरी अहम के क्रोमोसोम के सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को बतलाने वाले साइंटिस्ट थे टेलर। इन्होंने विसिया फेवा प्लांट के क्रोमोसोम पर अपना प्रयोग किया और इसके लिए उन्होंने जो थाइमिडिन है उसको रेडियोएक्टिव किया और हाइड्रोजन के आइसोटोप का इसके लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। और इससे मालूम चला कि डीएनए जो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं वो भी सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को शो करते हैं। मतलब जैसे जो डीएनए के रेप्लिकेट होने का तरीका वही क्रोमोसोम के रेप्लिकेट होने का भी तरीका है, ठीक है। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब आपके पास होमवर्क है। होमवर्क नोट कर लीजिए और आंसर दीजिएगा, मैं चेक करूंगा। और अगली क्लास में मैं पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर क्लास में आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन ऑन दी सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म के। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, है ना बेटा, स्क्रीनशॉट, और सॉल्व कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। समझ गए ना? होमवर्क है ये। कोई भी बच्चा जो है वो होमवर्क करके नहीं लाएगा ना, तो स्कूल में ऐसे बेंच पे खड़ा कर देते ना, तो मैं बोलूंगा कमरे के अंदर जहां वीडियो सुन रहे हो वहां खड़े रहो 2 घंटा आप, ठीक है। 2 घंटा खड़े रहना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन है, इफ ए हैवी डीएनए इज अलाउड टू रेप्लिकेट इन ए नॉर्मल मीडियम हैविंग N14 अप टू 2 जनरेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ डीएनए वी गेट इंटरमीडिएट के? यदि एक हैवी डीएनए को हम सामान्य माध्यम N14 वाले माध्यम में 2 पीढ़ी तक रेप्लिकेट करते हैं तो कितने प्रतिशत डीएनए जो है वो इंटरमीडिएट मिलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। 2 पीढ़ी के बाद, है ना, क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, इफ एन इंटरमीडिएट डीएनए, कौन सा डीएनए? इंटरमीडिएट डीएनए। यदि एक इंटरमीडिएट डीएनए इज अलाउड टू रेप्लिकेट इन ए नॉर्मल मीडियम अप टू 3 जनरेशन, यदि एक इंटरमीडिएट डीएनए को हम 3 पीढ़ी तक सामान्य माध्यम में रेप्लिकेट कराते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ डीएनए विल रिजेंबल द पेरेंटल डीएनए, तब कितना परसेंट डीएनए पेरेंटल डीएनए, मतलब पेरेंटल डीएनए यहां पे कौन है? इंटरमीडिएट डीएनए, तब कितना परसेंट डीएनए पेरेंटल डीएनए के समान दिखाई पड़ेगा? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए डीएनए इज हैविंग रेडियोएक्टिविटी इन बोथ स्ट्रैंड, यदि एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में रेडियोएक्टिविटी है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है। यदि एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में रेडियोएक्टिविटी है एंड इज अलाउड टू एप्लीकेट इन नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम फॉर 2 जनरेशन, और उसे एक नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम में 2 पीढ़ी तक रेप्लिकेट कराया जाता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डीएनए विल शो रेडियोएक्टिविटी, तब कितना परसेंट डीएनए रेडियोएक्टिविटी को शो करेगा? क्लियर? ऑप्शन देखिए नीचे ध्यान से, नोट कर लेना भाई, मैं ऑप्शन बोल नहीं रहा, आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए डबल स्ट्रैंड डीएनए इज हैविंग रेडियोएक्टिविटी इन 1 स्ट्रैंड, यदि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में एक स्ट्रैंड में रेडियोएक्टिविटी हो एंड इज अलाउड टू रेप्लिकेट इन ए नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम फॉर 3 जनरेशन, और उसको 3 पीढ़ी तक नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम में रेप्लिकेट कराया जाए, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ डीएनए विल नॉट हैविंग रेडियोएक्टिविटी, तब कितने प्रतिशत डीएनए में रेडियोएक्टिविटी नहीं होगी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गलती मत करना, ठीक है। बेंच पे खड़ा रखूंगा 2 घंटा, गलती नहीं करना, ठीक है। क्लियर? अब एक पुराना भूला बिछड़ा क्वेश्चन फिर से लगा लेते हैं एक बार, ताकि चेक कर ले कॉन्सेप्ट भूले तो नहीं आप।
इफ इन ए डबल स्ट्रैंड डीएनए द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज 21%। यदि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में एडेनिन का प्रतिशत 21% हो, एडेनिन का प्रतिशत 21 हो, इफ दिस डीएनए सेगमेंट इज हैज टोटल 300 न्यूक्लियोटाइड, यदि इस डीएनए खंड में कुल 300 न्यूक्लियोटाइड हो, देन हाउ मेनी ऑफ दिस हैविंग ग्वानिन, तब इनमें से कितनों में ग्वानिन होगा। ये चारगाफ के नियम के आधार पर है, पुराने कॉन्सेप्ट पर बेस्ट क्वेश्चन है ये, तो आप भूल तो नहीं गए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना। ठीक है, इसका भी मुझे सही उत्तर चाहिए। ईमानदारी से 2 घंटे खड़े रहना दिया आपने, आंसर नहीं किए सही, ठीक है ना, आंसर चाहिए मेरे को। चलिए, तो आज इतना ही बेटा। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, मेसन-स्टॉल का एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, और कैसे जो है हम उससे जुड़े हुए जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन को हम कैसे सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो हमने पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझा। क्वेश्चन लगाइएगा, अगली क्लास में हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। ठीक है, चलिए, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.